गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे। अच्छा, इसका फाइनलाइज करना बाकी था, आप लोगों ने कर दिया? हाँ, ठीक है। चलिए फिर मैं भी कर ही लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा बट आंसर मिला लेना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जन ऐसे भी तो हैं जो नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे स्टूडेंट होमवर्क कर रहे हैं, ऐसा तो राम के टाइम पे होता था, जो है ना भगवान राम, उस समय ऐसा होता था कि सारे स्टूडेंट जो होमवर्क दिया वो करके लेके आए। आज के कलयुग में ऐसे स्टूडेंट सारे है ही नहीं, सारे नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा हर कोई है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, आप आधा आधा कर लो कि आधा स्टूडेंट होमवर्क करते हैं और आधे स्टूडेंट होमवर्क करते ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं इसको कंप्लीट करा ही देता हूँ। देखिए, हमने एक वर्किंग नोट बनाया था और ये करंट एसेट्स के लिए सब कुछ हमने लिख लिया था। कैश बैलेंस यहाँ पर दे रखा है 2 लाख रुपए, तो कैश बैलेंस हम लिख लेते हैं 2 लाख। फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक 18 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। रॉ मटेरियल का स्टॉक 3 लाख। 40 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 3 लाख 35,000। 47 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 लाख 77,500। 2 लाख 70,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 22,500। 3 लाख प्लस 3 लाख 35,000 प्लस 1 लाख 17,000, 11 लाख 77,500 प्लस 22,500 प्लस 2 लाख, टोटल इज 20 लाख 35,000। 20 लाख 35,000। 18 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 है ना, सप्लाई क्रेडिट 2 मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 लाख। फिर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा, यहाँ पर वेजेज आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ, तो 11 लाख 40,000 आउटस्टैंडिंग वेजेज। 11 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज 95,000। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और ये आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था, ये आउटस्टैंडिंग ही दे रखा है। ये जो 90,000 है ये आपको आउटस्टैंडिंग ही दे रखा है, विच इज आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 90,000, आपको डायरेक्टली दिया वही है 90,000। फिर आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 मंथ आउटस्टैंडिंग दे रखा है 4,20,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 4,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 35,000। करेक्ट। तो देखिए, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ कोई भी प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी मतलब सेफ्टी मार्जिन के बारे में नहीं लिखा हुआ तो नहीं है, तो यहाँ पर कर देते हैं टोटल बी। टोटल बी 3,95,000, 90,000 और 35,000, 5,20,000 माइनस 20,35,000, 15,15,000, 15,15,000। इट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ये आ रहा आंसर? वेरी गुड। हाँ, आंसर तो दिए भी है नोट्स में, चलो ठीक है। तो जिनको भी कंप्लीट करना है वो बिल्कुल इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, 16, 17, 18 और 19, आज ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 21, वो पहले नहीं करेंगे। 20 और 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कैश मैनेजमेंट में बॉमल मॉडल के, वो बाद में करेंगे। आज हम ये वर्किंग कैपिटल का ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पहले डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर मैनेजमेंट करने के बाद फिर हम वो 2 क्वेश्चन जो 20 और 21 है वो बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन दिसंबर 24 अटेम्प्ट में आ रखा है, तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी ये नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चंस में से ही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, जेबीसी लिमिटेड सेल्स गुड्स एट ए जीपी ऑफ 25%। जीपी की रेट दे रखी है 25%। डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका मतलब डेप्रिसिएशन कॉस्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें डेप्रिसिएशन नहीं था, इसमें डेप्रिसिएशन है। द फॉलोइंग आर द एनुअल फिगर गिवन टू यू। सेल्स आपको दे रखी है 18 लाख और 2 महीने की क्रेडिट पे, मतलब डेटर 2 महीने के इक्वल होंगे। रॉ मटेरियल 4,50,000, सप्लायर 1 महीने की क्रेडिट देता है। वेजेज पेड 360, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 480, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 120, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग। और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 60,000 क्वार्टरली एडवांस, मतलब प्रीपेड 3 महीने का। कंपनी की 1 मंथ स्टॉक रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का 1-1 महीने का स्टॉक और 1 लाख रुपीज कैश। You are required to estimate the working capital requirement of the company on cash cost basis assuming 15% safety margin। अब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ तो है डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आप लिख दीजिए इसको एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है, मगर कितना ये दिया हुआ नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करना, बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा पहले किया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको सेल्स दे रखी है, आपको सेल्स दे रखी है 18 लाख। हम इसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है 25%। 18 लाख का 25% 4,50,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 13,50,000। इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,20,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000। तो ये हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 13,50,000 प्लस 1,20 प्लस 60,000, 15,30,000 हमें टोटल कॉस्ट मिल गई। फिर हम लिखेंगे सेल्स, हमारी सेल्स है 18 लाख।
तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2,70,000 का नेट प्रॉफिट। ये तो हमने पहले ऑलरेडी बनाया था, ऐसा वर्किंग नोट है ना। यहाँ एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा जिसमें हमें डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है। डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 13,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 13,50,000, 13,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल की कॉस्ट आती है, वेजेज की कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं आते, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आते। और डेप्रीसिएशन, क्वेश्चन के हिसाब से डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे मटेरियल, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और डेप्रीसिएशन। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 13,50,000। मटेरियल की कॉस्ट है 4,50,000, 4,50,000। वेजेज की कॉस्ट है 3,60,000, 3,60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 4,80,000, 4,80,000। तो बचा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हो गया आपका डेप्रीसिएशन। तो 4,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,80,000, 1,290। तो माइनस 1,350 में से करेंगे तो 60,000 इज डेप्रीसिएशन। बैलेंसिंग फिगर मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 60,000 रुपए का डेप्रीसिएशन शामिल है। लिखा हुआ था इसलिए कैलकुलेट किया, अगर लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब है डेप्रीसिएशन है ही नहीं। ठीक है, बना दें स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग requirement of working capital। डेप्रीसिएशन वापस बताऊं? हाँ चलिए चलिए वापस से बताते हैं। डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट किया इसको वापस से बताता हूँ। देखिए यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि डेप्रीसिएशन इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब डेप्रीसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है। मतलब डेप्रीसिएशन है और वो कहाँ इंक्लूडेड है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या खर्चे आते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक एक्सपेंडिचर तो आता है मटेरियल का एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है लेबर का एक्सपेंडिचर, और तीसरा आता है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आते। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आते। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 4 एक्सपेंडिचर हो गए, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और डेप्रीसिएशन। तो पहले मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की, यह है 13,50,000। 13,50,000 में से बाकी के 3 एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए तो डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर मिल गया। ठीक है, हाँ। सबसे पहले करंट एसेट। करंट एसेट, करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक दोनों 1 महीने के बराबर है। रॉ मटेरियल का स्टॉक इस पे कैलकुलेट होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। डब्ल्यूआईपी का स्टॉक है ही नहीं। फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 महीने के बराबर है। फिनिश गुड्स का स्टॉक इस पे कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन हटा के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी है 13,50,000, इसमें से 60,000 का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। डेटर,
डेटर का वैल्यूएशन होता है टोटल कॉस्ट पे माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट। सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 15,30,000। टोटल कॉस्ट में 60,000 रुपये डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है, वो हटा देते हैं। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा डेटर का टाइम पीरियड, सेल्स के आगे लिखा है 2 मंथ क्रेडिट, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर प्रीपेड सेल्स एक्सपेंसेस, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये सेल्स एक्सपेंसेस ही प्रीपेड होते हैं। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, सब में प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस थे। नहीं, 60,000 है जिसमें क्वार्टरली एडवांस है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, कैश बैलेंस, और ये आपकी हो जाएगी टोटल ए। फिर बी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, मटेरियल के आगे ब्रैकेट में दे रखा है सप्लायर क्रेडिट 1 मंथ, और सप्लायर किस पे क्रेडिट कैलकुलेट होता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ, वेजेज कितनी है 3,60,000, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ, तो 1,20,000 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, और इससे आपको क्या मिल जाएगी टोटल बी। फिर वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, इसमें ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन 15%, और रिजल्ट आएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। करेक्ट, कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। 4,50,000 डिवाइड बाय 12, 37,500, 1,07,500, 2,45,000, 15,000। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हमें दे रखा है 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए का कैश बैलेंस, 37,500, 1,07,500, 2,45,000, 15,000 और 1,00,000, 5,05,000, ये टोटल करंट एसेट्स। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 12, 37,500, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12, 30,000, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12, 40,000, ये 10,000। 37,500 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, 1,17,500 माइनस 5,05,000, 3,87,500, इसका 15%, 5,8,125, 3,87,500 प्लस 5,8,125,
4,45,625 is working capital. करेक्ट, इजी था क्वेश्चन। बस इसमें वो डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट अच्छा था कि इसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें डेप्रीसिएशन भी शामिल है। वो वाला पॉइंट इसमें अच्छा था। ओके, बढ़ जाए हम आगे, चले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 17th, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है जून 2019। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड सेल्स गुड्स टू डोमेस्टिक मार्केट on a GP of 25% on sales without considering depreciation। depreciation है, चलिए एक अच्छी बात तो ये GP रेट दे रखी है सेल्स का 25%। इट एस्टिमेट फॉर द ईयर आर एज फॉलो। सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स 1600 लाख और एक्सपोर्ट सेल्स 540 लाख। अच्छा, डोमेस्टिक सेल्स 2 महीने की क्रेडिट पे और एक्सपोर्ट सेल्स 3 महीने की क्रेडिट पे। जो डोमेस्टिक सेल्स करते हैं वहां पर हम टाइम पीरियड देते हैं 2 महीने का, बट जो एक्सपोर्ट सेल्स करते हैं उसमें हम टाइम पीरियड देते हैं 3 महीने का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो दे रखा है डेटर, मतलब 2 डेटर हो जाएंगे, एक तो डोमेस्टिक सेल्स वाले डेटर और एक दूसरे हो गए एक्सपोर्ट सेल्स वाले डेटर, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब इसमें एक्सपेंडिचर दे रखा है मटेरियल 600 लाख, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। द कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ईच। 1 महीने का स्टॉक रॉ मटेरियल का, 1 महीने का फिनिश गुड्स का। एंड बिलीव इन कीपिंग ₹20 लाख एज कैश बैलेंस, देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए, WIP भी नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अच्छा, यहाँ पर एक्सपोर्ट सेल्स के आगे एक लाइन लिखी हुई है कि जो सेलिंग प्राइस है डोमेस्टिक, मतलब जो सेलिंग प्राइस है एक्सपोर्ट में, वो डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से 10% कम है। अब इसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल आप समझना ध्यान से। वर्किंग नोट नंबर 1, दोनों में जीपी रेट सेम नहीं है। डोमेस्टिक में जीपी रेट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट में जीपी रेट कम है, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग प्राइस कम है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे जीपी रेट।
डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, ये जो जीपी रेट है डोमेस्टिक मार्केट में 25% है। 25% जीपी रेट का मतलब क्या? अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75 और जीपी हो गया 25% है ना। तो 100 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो 25 रुपए जीपी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75 और जीपी रेट क्या हो गई? जीपी रेट हो गई 25%। बट एक्सपोर्ट में सेलिंग प्राइस 100 रुपए नहीं चार्ज करते, डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से 10% कम चार्ज करते हैं। तो डोमेस्टिक में सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपए। तो एक्सपोर्ट में सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90 रुपीज, 10% कम। मगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उतनी रहेगी ना भाई। आप माल कहीं भी बेचो, माल बनाने की जो कॉस्ट है वो तो सेम रहेगी, है ना। मैं ये जो पेन है, मान लो मैं ये पेन बनाकर बेचता हूँ, एक जने को ज्यादा रेट पर बेचता हूँ, एक जने को कम रेट पर बेचता हूँ, मगर इस पेन की कॉस्ट तो सेम है ना। तो कॉस्ट तो 75 ही आएगी। इसका मतलब यहाँ पर जीपी हो गया 15 रुपए। तो जीपी रेट कैसे निकालोगे? जीपी 15 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 90, 15 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, जीपी रेट हो गई 16.6667%। जीपी रेट डोमेस्टिक में 25% है, बट एक्सपोर्ट में जीपी रेट इज 16.6667। वापस से बताऊं? ठीक है, वापस से देखो। 25% डोमेस्टिक सेल्स में जीपी रेट है, तो मैंने सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया, एज्यूम, हाँ एज्यूम किया 100 रुपए सेलिंग प्राइस, तो 25 रुपए जीपी हो गया। तो कॉस्ट 75 और जीपी रेट 25%। एक्सपोर्ट में कॉस्ट तो सेम है 75, 75, मगर सेलिंग प्राइस डोमेस्टिक से 10% कम है, 90। तो जीपी कितना हो गया? 15। अब जीपी रेट कैसे निकालते हो? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो जीपी हो गया 15 रुपीज, सेल्स हो गई 90 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 16.6667%। ये जीपी रेट आ गई एक्सपोर्ट के अंदर। तो डोमेस्टिक में जीपी रेट 25%, बट एक्सपोर्ट में जीपी रेट 16.6667% हो गई। अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं सेकंड, वर्किंग नोट नंबर सेकंड। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और टोटल। सबसे पहले सेल्स। ये जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं ना, अब मैं ये वर्किंग नोट ही बना रहा हूँ। अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में ये वर्किंग नोट बनाया था, ये देखिए, ये बनाया था ना, सेल्स माइनस जीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़े, सेलिंग जोड़े। मैं अब वही वर्किंग नोट यहाँ पे बना रहा हूँ, मगर ये अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटर का जो टाइम पीरियड है वो डोमेस्टिक में अलग है और एक्सपोर्ट में अलग है। तो दोनों का इनकम स्टेटमेंट मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा। डोमेस्टिक में आपकी सेल्स है 1600 लाख, और एक्सपोर्ट में आपकी सेल्स है 540 लाख। दोनों की टोटल सेल्स हो गई 2140 लाख। लेस करते हैं जीपी। डोमेस्टिक में जीपी कितना है? 25%। 1600 का 25% होता है 400, और यहाँ 540 का 16.666667%, ये होता है 90, और टोटल जीपी हो गया 490। तो सेल्स में से जीपी माइनस करने से क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1200 लाख, 540 में से 90 माइनस किए 450, और ये हो गया 1650। इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या ऐड करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और हम ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या हमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स के अलग अलग दिए हुए? नहीं दिए हुए, टोटल दिए हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? 200 लाख, और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? 80। तो ये सीधा टोटल में लिख दो, 200 और 80। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट 1650 प्लस 200 प्लस 80, 1930। टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स है हमारी 2140। तो टोटल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा,
टोटल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2140 माइनस 1930, 210। ये टोटल का नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, अब एक जगह दिक्कत आएगी। बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब एक जगह कहाँ दिक्कत आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। स्टेटमेंट में दिक्कत आएगी डेटर की कैलकुलेशन में, है ना। कहाँ दिक्कत आएगी उसको समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर रुपीज इन लैक्स ले लेते हैं ना। यहाँ लिख देंगे अपन रुपीज इन लैक्स, करेक्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट एसेट। ये क्वेश्चन करने के बाद अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, एक करेंगे क्लास में, ठीक है। बस आप लोग तो प्रैक्टिस असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है ना उसको कर लिया करो। हाँ, करंट एसेट सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है 1 महीने के बराबर, 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 600 लाख। तो 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 50 लाख। WIP का स्टॉक है नहीं। फिनिश गुड्स का स्टॉक इस पे कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी 1 महीने के बराबर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल कितनी है, ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल है 1650। तो 1650 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 1650 डिवाइडेड बाय 12, 137.50। ये फिनिश गुड्स का स्टॉक। अब डेटर डोमेस्टिक सेल्स, डेटर डोमेस्टिक सेल्स। अब पता है दिक्कत यहां पर है, डोमेस्टिक सेल। अच्छा, हम डेटर की कैलकुलेशन किस पे करते हैं, टोटल कॉस्ट पे, मगर यहां पर हमें डोमेस्टिक सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पता है, टोटल कॉस्ट नहीं पता। टोटल कॉस्ट टोटल की पता है, टोटल कॉस्ट टोटल की पता है, बट डोमेस्टिक सेल्स की टोटल कॉस्ट नहीं पता, और ये हमें नहीं पता और ये भी हमें नहीं पता। क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें टोटल दिए हुए, इनको अलग अलग कैसे करें, और सेलिंग एक्सपेंसेस को भी अलग अलग कैसे करें। तो यहां पर जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस अलग अलग नहीं दिए हुए हैं तो दोनों की टोटल कॉस्ट तो हम निकाल नहीं सकते। तो फिर इस क्वेश्चन में हमें डेटर की कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट हम निकाल नहीं सकते। COGS पर ही हमें डोमेस्टिक, मतलब इंस्टीट्यूट ने जो अपना आंसर किया वो भी ऐसे ही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर ही हमें डेटर का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट पता नहीं चल सकती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 1200 लाख, और डोमेस्टिक सेल्स में हम टाइम पीरियड देते हैं 2 महीने, तो 1200 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2। सेम इसी तरह से डेटर एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है, एक्सपोर्ट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 450। वैसे एक तरीका तो ये है कि आप ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और जो सेलिंग एक्सपेंसेस है इसको बांट दो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स में, मगर बांटेंगे कैसे, तो फिर एजम्पशन ले सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांट सकते हो और सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में बांट सकते हो। ये फिर एजम्पशन लेके करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक सेल्स की टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट सेल्स की भी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं और उस पर डेटर का वैल्यूएशन कर सकते हैं। बट बांटने के लिए हमें फिर एजम्पशन लेनी पड़ेगी, तो एजम्पशन लेके किया जा सकता है, ठीक है। और अदरवाइज आप सीधे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ही डेटर का वैल्यूएशन कर दो, क्योंकि डेटर की जो डोमेस्टिक सेल्स है और एक्सपोर्ट सेल्स है उसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता है ही, GP माइनस करके दोनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें अलग अलग पता चल गई, बट टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग को बांटना पड़ेगा। तो या तो एजम्पशन ले लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स,
और उसके बेसिस पर दोनों की टोटल कॉस्ट निकाल के डेटर का वैल्यूएशन कर दो, ऐसा किया जा सकता है ना। फिर आपको एजम्पशन लिखनी पड़ेगी। तो 450 डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 महीने की क्रेडिट है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 100 लाख, और 450 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 112.50। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस, हाँ प्रीपेड है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्वार्टरली एडवांस है 80, तो प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 980 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 80 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 20 लाख। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस इज 20 लाख, कैश बैलेंस हमें दे रखा है 20 लाख रुपए का, और ये हमारी टोटल करंट एसेट। फिर टोटल बी, फिर हम बी करते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले क्रेडिटर्स, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जहां दे रखी है उसके आगे लिखा है सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ, तो 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 100 लाख। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग दे रखी है आपको हाफ मंथ, हाफ मंथ, तो 400, ये पॉइंट में आएगा, 400 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5। फिर आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ, तो 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, और हमें इस क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले तो करंट एसेट्स की टोटल कर लेते हैं। 50 प्लस 137.5 प्लस 100 प्लस 112.5 प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू 440। फिर 400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, 16.67, 50, 200 divided by 12, 16.67, 100 plus 16.67 plus 50 plus 16.67, it is 183.34 minus 440, 256.66 lakh, it is working capital, correct। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। हाँ अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है।
खड़ा क्यों हो रखा भाई, बैठ जा। हाँ हाँ, सिट डाउन प्लीज। अच्छा ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन पर पहुंच जाए हम 18th। ये भी ऐसा क्वेश्चन है। The management of MNP Company Limited is planning to expand its business and consult you to prepare an estimated working capital statement following annual information given. Domestic sales 24 lakh 1 month की क्रेडिट पे, और एक्सपोर्ट सेल्स 3 मंथ की क्रेडिट पे, सेलिंग प्राइस 10% लेस देन डोमेस्टिक प्राइस। मैंने कहा ना सेम वैसे ही क्वेश्चन है। मटेरियल यूज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। एक नया पॉइंट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट। इनकम टैक्स पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी। उसकी 4 इंस्टॉलमेंट है जिसमें से एक नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, इसका मतलब एक आउटस्टैंडिंग है। एक नेक्स्ट ईयर पे करनी है मतलब एक आउटस्टैंडिंग होगी। तो 2,25,000 ये टोटल इनकम टैक्स है, और इसका 4 इंस्टॉलमेंट में से एक इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4 × 1। एक इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। हाँ, इनकम टैक्स पेबल करंट लायबिलिटी होती है। कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, 1 महीने का रॉ मेटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का भी 1 महीने का। 2,50,000 रुपए इसको अवेलेबल रहना है, जिसमें 75,000 का इसके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट अवेलेबल है। मतलब हमें 2,50,000 का कैश बैलेंस चाहिए, जिसमें से 75,000 ओवरड्राफ्ट लिमिट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है 2.5 लाख रुपए बैलेंस रखने की जरूरत नहीं। 2.5 लाख माइनस 75,000, हमें बैंक बैलेंस रखना है केवल 1,75,000, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी 75,000 की तो वो हम ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर कैश बैलेंस रखना होगा 2,50,000 माइनस 75,000 इक्वल टू 1,75,000। जीपी रेट डोमेस्टिक सेल्स पे 20% है। इग्नोर डब्ल्यूआईपी एंड डेप्रिसिएशन। सेफ्टी मार्जिन 12%। आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, जीपी रेट। जीपी रेट डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। सेलिंग प्राइस, डोमेस्टिक में अगर 100 माने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 80, तब जाके जीपी आएगा 20। यहाँ जीपी की रेट 20% है, जीपी रेट 20%, जीपी रेट 20%। एक्सपोर्ट में सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90 बट कॉस्ट 80 है, तो जीपी 10, 10 डिवाइडेड बाय 90। हाँ 11 पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है, 11.1111%। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और टोटल। सबसे पहले सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स आपकी है 24 लाख, एक्सपोर्ट सेल्स है 10,80,000। दोनों की मिलाकर टोटल सेल्स हो गई 34,80,000 लेस जीपी। डोमेस्टिक में जीपी रेट है 20%, 4,80,000। एक्सपोर्ट में 10,80,000 का 11.1111%, 1,20,000, 1,20,000, टोटल 6 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19,20,000, 9,60,000, 28,80,000। ऐड करेंगे चलो अब हम ऐड आगे एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग क्यों लिखे, हमें वैसे भी टोटल कॉस्ट से कुछ मतलब तो है नहीं। तो
ये वर्किंग नोट आप यहाँ तक भी बना सकते हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग अलग अलग हो नहीं सकते, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक ही बना दो, हमें टोटल कॉस्ट की जरूरत ही नहीं फिर तो। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ए पॉइंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ दे रखा है, रॉ मटेरियल का स्टॉक 1 महीने के बराबर, फिनिश गुड्स का भी 1 महीना, और रॉ मटेरियल का स्टॉक इस पे निकालते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट विच इज 9 लाख। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 75,000। फिनिश गुड्स का स्टॉक हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालते हैं विच इज 28,80,000 टोटल। 28,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 240, 2,40,000। फिर WIP का स्टॉक नहीं आएगा। डेटर डोमेस्टिक सेल्स, डेटर डोमेस्टिक सेल्स, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 19,20,000 मल्टीप्लाई बाय, डोमेस्टिक सेल्स में टाइम पीरियड देते हैं 1 मंथ का, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। डेटर एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स हमारी कितनी है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 9,60,000, और यहाँ टाइम पीरियड है 3 मंथ, तो 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, हाँ ठीक है, शॉर्ट में ठीक बहुत है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्वार्टरली इन एडवांस है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, और कैश बैलेंस 2,50,000 माइनस 75,000, मतलब हमें कैश बैलेंस 250 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। टोटल ए, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, मटेरियल के आगे सप्लायर का टाइम पीरियड दे रखा है 2 मंथ, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आपको 7,20,000 दे रखी है, हाफ मंथ आउटस्टैंडिंग, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 12। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 10,80,000 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, तो 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 2,40,000 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल 2,25,000 इंटू 1/4, 4 में से एक इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर देंगे, तो मतलब एक इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग हो गई। टोटल बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी प्लस सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन, और ये आपका आ जाएगा फाइनल वर्किंग कैपिटल का आंसर। सेम अभी जो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही है, करेक्ट। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 1,60,000,
9,60,000 divided by 12 into 3, 2,40,000. 1,50,000 divided by 12 into 3, 37,500. 75,000 plus 2,40,000 plus 1,60,000 plus 2,40,000 plus 37,500 plus 1,75,000. 9,27,500. 9 lakh divided by 12 into 2, 1,50,000. 7,20,000 divided by 12 into 0.5, 30,000. 10,80,000 divided by 12, 90,000. 20,000. 2,25,000 divided by 4, 56,250. 1,50,000, 30,000, 90,000, 20,000, 56,250. 3,46,250 minus 927,500, 581,250. इसमें सेफ्टी मार्जिन का परसेंटेज आपको दे रखा है 12%। करेक्ट, 12% आपको सेफ्टी मार्जिन दिया हुआ है। तो 69750, 581,250 प्लस 69750, 6,51,000 इट इज वर्किंग कैपिटल। सेम क्वेश्चन था इसीलिए फटाफट सॉल्व कर दिया। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर बच जाता है हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच का लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्किंग कैपिटल ट्रेडिशनल अप्रोच का करते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक नया पॉइंट है, पहले मैं आपको नया पॉइंट बता देता हूँ। वैसे ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट फिर भी एक क्वेश्चन सैंपल के लिए कर लेते हैं, जिससे कि मान लो आ भी जाए तो कर सके वो, है ना। हाँ बिल्कुल, ये भारी क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल को अभी तक हमने जब कैलकुलेट किया तो वो एक ऐसे बिजनेस के लिए कैलकुलेट किया जो रनिंग बिजनेस है। एक होता है वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करना एक ऐसे बिजनेस के लिए जो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, मतलब जिसका ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, बिजनेस का पहला साल है।
अगर ऐसे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़े तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे, उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, अगर बिजनेस का आपका फर्स्ट ईयर है, बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, तो सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा चेंज है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझना, ऐसे आने के चांसेस कम है बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि अगर आ भी जाए तो आप कर लो, ठीक है। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, जिससे कि हमें समझ में भी आ जाए और हम आराम से कर भी सकें, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइनल क्वेश्चन आज का। ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, देखिए सबसे पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, मतलब कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है, पहला साल है, हैज अप्लाइड टू द कमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शंस फॉर द करंट ईयर। फर्स्ट ईयर हमारा बिजनेस क्या होगा ये दे रखा है। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 1,04,000 यूनिट तो एकदम कंप्लीट करेंगे, और 4,000 यूनिट होगी वर्क इन प्रोग्रेस में। जब ईयर एंड होगा तो 4,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी। 1,04,000 तो कंप्लीट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और 4,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी, मतलब 1,04,000 के अलावा 4,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी। बेस्ड ऑन द अबोव एक्टिविटी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट इज, मटेरियल की कॉस्ट 80 पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट 30 पर यूनिट, ओवरहेड 60 पर यूनिट जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, टोटल कॉस्ट 170, प्रॉफिट 30 और सेलिंग प्राइस 200। रॉ मटेरियल का स्टॉक 4 वीक कंजम्पशन, WIP 50% कन्वर्जन कॉस्ट है, मटेरियल तो स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं, मतलब मटेरियल पूरा 100% है। फिनिश गुड्स का स्टॉक 8,000 यूनिट, सप्लायर 4 वीक, डेटर 8 वीक, आउटस्टैंडिंग वेजेज 1.5 वीक और कैश बैलेंस 25,000, 52 वीक। आप मान लो ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली, मतलब पूरी की पूरी सेल्स क्रेडिट बेसिस पे होती है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान से समझना। पहले तो हम ये पता करेंगे कि सेल्स की यूनिट कितनी होगी, सेल्स की यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, हम 1,04,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, और यहां लिखा हुआ है फिनिश गुड्स का स्टॉक 8,000 बचेगा, लेस फिनिश गुड्स का स्टॉक 8,000। इट मीन्स हम यूनिट सोल्ड करेंगे, यूनिट सोल्ड 96,000, हम 96,000 यूनिट सोल्ड करेंगे। 1,04,000 बनाएंगे, 8,000 स्टॉक बचेगा तो 96,000 यूनिट को हम बेच देंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर सेकेंड। अब हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट देखो हमारे खर्चे क्या क्या है, एक तो मटेरियल की कॉस्ट है, एक हमारी वेजेज की कॉस्ट है, और एक हमारे ओवरहेड है, और ये मिलकर हो जाएंगे टोटल। फिनिश गुड्स कितनी यूनिट बना रहे हैं, 1,04,000, 1,04,000 यूनिट तो हम फिनिश गुड्स की बना रहे हैं, और WIP की यूनिट बना रहे हैं हम 4,000। तो इसको बनाने में टोटल हमारा खर्चा कितना आएगा, टोटल खर्चा, पहले 1,04,000 यूनिट बनाने में क्या क्या खर्चा आएगा, देखो फिनिश गुड्स की 1,04,000 यूनिट बनानी है, एक यूनिट बनाने में मटेरियल का खर्चा 80 रुपीज का आता है, तो 1,04,000 इंटू 80, 83,20,000 रुपीज का मटेरियल की कॉस्ट आएगी। लेबर की कॉस्ट 30 पर यूनिट, तो 1,04,000 इंटू 30, 31,20,000 लेबर की कॉस्ट आएगी, और ओवरहेड की कॉस्ट 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ओवरहेड की कॉस्ट आएगी 62,40,000, और ये तीनों मिलकर 83,20,000 प्लस 31,20,000 प्लस 62,40,000, ये तीनों मिलकर 1,76,80,000, ये 1,04,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट आएगी। अब WIP की यूनिट बनाएंगे 4,000 यूनिट, WIP की यूनिट में मटेरियल तो पूरा है, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 80,
3,20,000 रुपीज का मटेरियल लगेगा, लेबर आधी, 4,000 मल्टीप्लाई बाय, लेबर है 30, इसका आधा करते हैं 15 रुपीज, तो 60,000 रुपीज की लेबर लगेगी और ओवरहेड भी आधा लगेगा। 60 है, इसका आधा हो गया 30, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,20,000, 320 प्लस 60 प्लस 120, 5 लाख। तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट 83,20,000 प्लस 3,20,000, 86,40,000 मटेरियल की कॉस्ट साल भर में। लेबर की कॉस्ट 31,80,000 और ओवरहेड की कॉस्ट 62,40,000 प्लस 1,20,000, 63,60,000 और ये हो गई 1,81,80,000, 1,81,80,000 ये हो गई टोटल कॉस्ट। वर्किंग नोट नंबर 1 समझ में आ गया आपको? ये भारी क्वेश्चन है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसे आने के चांसेस कम है, बट फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का। हाँ, अब हमने टोटल कॉस्ट निकाली कि एक साल में कितना खर्चा आएगा। अब हम तीसरे नंबर पे बनाएंगे कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट ऑपरेटिंग साइकिल हमने किया था, ऑपरेटिंग साइकिल में हमने कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया था, बस वैसा ही कॉस्ट स्टेटमेंट हमें अब बनाना है और उसके बाद में वर्किंग नोट खत्म, फिर हम स्टार्ट करेंगे सीधा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमें दे रखी है 86,40,000। फिर लिखते हैं लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट हमें दे रखी है 31,80,000। फिर हम लिखते हैं ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, और वो हमें दे रखे हैं 63,60,000। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगी 1,81,80,000। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस तो है ही नहीं, क्योंकि न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक है जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया है, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट किया, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस की 4,000 यूनिट है, उसका वैल्यूएशन है 5 लाख, 5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये हमें जो मिलेगा इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,76,80,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स तो है नहीं, इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 8,000 यूनिट। अब उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 1,76,80,000, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया? 1,04,000। 1,04,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट 1,76,80,000, और इस 1,04,000 में से 8,000 यूनिट स्टॉक में बच गई, तो स्टॉक का वैल्यूएशन 1,76,80,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000, 13,60,000 इज क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। तो ये हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट 1,63,20,000, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों ही नहीं है, तो ये टोटल कॉस्ट भी हो गई। सेल्स लिखते हैं तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 200 रुपए, और हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं? 96,000। 96,000 हम बेच रहे हैं, तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 1,92,00,000 हमारी सेल्स, 1,92,00,000 सेल्स माइनस 1,63,20,000 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 28,80,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट भी यही है, नेट प्रॉफिट भी यही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों ही नहीं है। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट। जब भी आपको क्वेश्चन में न्यूली स्टार्टेड बिजनेस की वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो,
तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, ये सबसे भारी ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे भारी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो भारी क्वेश्चन के साथ में हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। कि जाते जाते गम दे गया कि अभी तक ठीक चल रहा था, ये कि लास्ट क्वेश्चन ने तहलका मचा दिया। तो हाँ, ये भी है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक का टाइम पीरियड हमें दे रखा है, देखिए यहाँ पे 4 वीक। अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 4 वीक। और रॉ मटेरियल का स्टॉक इस पे कैलकुलेट होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 86,40,000। 86,40,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4। 86,40,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4, 664,615। इट इज रॉ मटेरियल स्टॉक। WIP का स्टॉक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट में हमने WIP का स्टॉक कैलकुलेट किया है 5 लाख रुपीज। फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हम कॉस्ट स्टेटमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए, ये हो गया आपका WIP स्टॉक, ये हो गया फिनिश गुड्स का स्टॉक 13,60,000, 13,60,000। फिर डेटर, डेटर टोटल कॉस्ट पे निकलेंगे। डेटर का टाइम पीरियड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 8 वीक्स। डेटर टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट होंगे 1,63,20,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8। 1,63,20,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8, 25,10,769। कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है। कैश बैलेंस आपको दे रखा है 25,000, ये लिख देते हैं कैश बैलेंस 25,000। अच्छा, इतना भारी नहीं लगा आपको? अब एक पॉइंट आएगा जब आप कहोगे कि यस सर थोड़ा भारी लगा। एक पॉइंट और आना है। 664,615 प्लस 5 लाख प्लस 13,60,000 प्लस 251,0769 प्लस 25,000, 50,60,384। अब हम लेते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में पॉइंट आएगा और वो पॉइंट आएगा क्रेडिटर में। क्रेडिटर, क्रेडिटर की कैलकुलेशन हम किस पे करते हैं? रॉ मटेरियल पे करते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 86,40,000 और क्रेडिटर का टाइम पीरियड दे रखा है 4 वीक। तो 86,40,000 प्लस 664,615 लिख दीजिए एक बार। ये पॉइंट है मेन इस क्वेश्चन का। 664,615 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय, क्रेडिटर का टाइम पीरियड है 4 वीक मल्टीप्लाई बाय 4। एक बार लिख लीजिए, 86,40,000 प्लस 664,615 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 7,15,740। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग दे रखी है 1.5 वीक, 1.5 वीक। और वेजेज है कितनी? 31,80,000। 31,80,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 31,80,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इट इज 91,731। और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। $807,471 टोटल बी। वर्किंग कैपिटल A- B,
42,52,913 इट इज वर्किंग कैपिटल। सही है ना। अब आपका मेन पॉइंट ये है कि जो क्रेडिटर में रॉ मटेरियल पे निकलता है, ये आगे ये 664615 कहां से आया, ये क्या है? तो ये 664615 में आपको बता दूं रॉ मटेरियल का स्टॉक है। ये देखिए, ये रॉ मटेरियल का स्टॉक इसमें ऐड किया है 664615। क्यों ऐड किया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या, वो बताता हूं। देखिए, जब हम क्रेडिटर की कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्रेडिटर की कैलकुलेशन किस पे करते हैं? परचेज पे। क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होता है? परचेज पे। एक होता है रॉ मटेरियल परचेज। क्या होता है? एक होता है रॉ मटेरियल परचेज और एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक होता है रॉ मटेरियल परचेज, एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रॉ मटेरियल परचेज में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। तब हमें क्या मिलता है? मतलब रॉ मटेरियल परचेज, इसमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल लेस होता है, तब हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलता है। हम अभी तक जो भी क्वेश्चन किए उसमें पता है क्या कर रहे हैं? मान रहे थे, हम ये मान रहे थे कि रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंज्यूम दोनों सेम है। मतलब जितना कंज्यूम किया उतना ही परचेज किया। हमने जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, जितना रॉ मटेरियल का खर्चा है, उतना ही रॉ मटेरियल की परचेज है। हम ऐसा मान रहे थे। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, ना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था। दोनों ही नहीं थे, तो हम ये मान रहे थे कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। अगर रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो परचेज और कंजम्पशन भी इक्वल हो जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है कि ये बिजनेस का पहला साल है। क्या पहले साल में ओपनिंग स्टॉक हो सकता है? नहीं, मगर क्लोजिंग स्टॉक तो हो सकता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास है 86,40,000, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। ओपनिंग स्टॉक तो नील होगा, ओपनिंग स्टॉक हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ईयर है बिजनेस का। मगर क्लोजिंग स्टॉक जो आपने सबसे पहले करंट एसेट्स में कैलकुलेट किया है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो है। तो इसका मतलब है कि परचेज कितनी होगी? आपको 86,40,000 में प्लस करना पड़ेगा 664615 को, तब आपकी परचेज आएगी 93,04,615। और इस परचेज पे क्रेडिटर की कैलकुलेशन होगी। तो क्रेडिटर की कैलकुलेशन परचेज पे होती है। और हम अभी तक क्या मान रहे थे कि परचेज और रॉ मटेरियल की कॉस्ट दोनों सेम है। बट यहां पर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, तो ओपनिंग तो हो ही नहीं सकता, ओपनिंग तो जीरो, बट क्लोजिंग तो है। तो आपको परचेज कैसे निकालनी पड़ेगी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आपको क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगी? परचेज। और उस परचेज पे क्रेडिटर की कैलकुलेशन होगी, है ना। बाकी सारे बिजनेस जो क्वेश्चन हमने किए उसमें फर्स्ट ईयर नहीं था। फर्स्ट ईयर नहीं है मतलब क्लोजिंग है और ओपनिंग भी है, होगा। तो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों होंगे, तो फिर हम ये ऐसा मान सकते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट और रॉ मटेरियल की परचेज दोनों इक्वल है। समझ गए? मगर पहले साल में ओपनिंग तो हो नहीं सकता, तो कंज्यूम प्लस क्लोजिंग दोनों को जोड़कर परचेज आएगी और परचेज पर क्रेडिटर की कैलकुलेशन। बिल्कुल, अगर आपको क्वेश्चन में परचेज अलग दी रखी है और रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट अलग दे रखी है, तो क्रेडिटर की कैलकुलेशन परचेज पे करनी है, क्रेडिटर की कैलकुलेशन परचेज पे करनी है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक की कैलकुलेशन रॉ मटेरियल कंज्यूम पे करनी है। ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है इस पे कैलकुलेट होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, और ये जो परचेज होती है इस पे कैलकुलेशन होती है क्रेडिटर्स की।
ठीक है, बिल्कुल। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। भारी क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट एग्जाम के हिसाब से बहुत कम इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आपके लिए ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन फिर भी मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया कि मान लो भारी आ भी गया तो आप के एक क्वेश्चन किया हुआ रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, और इससे हमारा ये जो टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चेक कर लिया क्या? ठीक है, ओके। ये भी लिख लिया? तो क्या लिखना बाकी है? करंट लायबिलिटी लिखनी बाकी है। चलिए, बस रॉ मेटेरियल की कॉस्ट में आपने जो स्टॉक निकाला रॉ मेटेरियल का वो ऐड किया, फिर क्रेडिटर की कैलकुलेशन की। ये आपको थोड़ा सा न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में ध्यान रखना होगा। ओके, तो अपना जो आगे का जो आगे दो क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखे हैं कैश मैनेजमेंट के, मतलब बॉमल मॉडल के। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पहले बॉमल मॉडल नहीं करेंगे, पहले डेटर्स मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद डेटर मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद हम बॉमल मॉडल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।